अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी पुरस्रार अलूम का माहिर रिटर्न्स एपिसोड 3। जिंदगी अलिफ लैला होती है, दास्तान दर दास्तान, और सच यही है वकार मियाँ कि जिंदगी है इसी का नाम। इंसान की सांसों के साथ वाक़यात की तब्दीली होती है और इसी तब्दीलियों को हम मुख्तलिफ कहानियों का नाम दे देते हैं। बिजनौर में मेरी अहलिया का ख़ानदान बेहद वसी था। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे साफ साफ कह दिया गया कि अभी मुझे वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मियाँ ससुराल के मामले कुछ ऐसे होते हैं कि इंसान हर उम्र में इन झमेलों में पड़ता रहता है, लेकिन मेरी यहाँ रुकने की वजह कोई ससुराली दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि अहलिया ने मुझे इसके लिए मजबूर किया था। आपने अभी फरमाया था हकीम साहब कि जिंदगी अलिफ लैला की मानंद होती है, दास्तान दर दास्तान। मैंने मुस्कुराते हुए हकीम साहब से कहा और हकीम साहब हंस पड़े। बहुत चालाक और बहुत तेज आदमी हो, समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने न्याजमंदी से गर्दन झुका दी तो हकीम साहब बोले, हाँ। बिजनौर में अहलिया ने मुझे एक कहानी सुनाई और खुसूसन मुझसे कहा कि मैं इस मामले में मुदाखलत करूं। और मियाँ ये तो तुम जानते हो कि निस्फ बेहतर की बात मानना ज़रूरी होती है। हालांकि मामला एक गैर मुस्लिम ख़ानदान का था, लेकिन बीवी के कदीम शनासाओं में से थे और पूरा ख़ानदान पंडित भगवती प्रसाद के ख़ानदान से मुंसलिक था। इसीलिए अहलिया की बात मानना ही पड़ी। पंडित भगवती प्रसाद? हाँ भाई, बिजनौर के ही जिलादारों में से थे। बड़ी आला नस्ल के मालिक और बड़ी खूबियों का मुरक्का थे ये पंडित भगवती जी। मगर बदबख्ती ने उनका पीछा घेरा था और इस बदबख्ती ने उन्हें इस तरह बर्बाद किया कि देखने वाले उन्हें इबरत की निगाह से देखते थे। हकीम साहब बहुत खुशगवार मूड में थे, कहने लगे, यकीनन तुम खुश हो गए होगे वकार मियाँ। हाँ हकीम साहब, अव्वल तो आपकी सुनाई हुई दास्तानें खुद मेरे लिए बहुत पुरकशिश होती हैं और मैं इनमें खो जाता हूँ, चूंकि खुद आपका माजी मेरी निगाह में होता है। दोइम ये कि मैं इन दास्तानों का तरतीबकार होता हूँ और इस पर फ़ख्र करता हूँ। बार बार आपसे फरमाइश करते हुए डरता भी हूँ कि आप बददिल ना हो जाएं, लेकिन ये बात खुशी का बायस है कि आप बिजनौर में किसी भगवती प्रसाद के मसले में उलझ गए। दरअसल माजी इंसान की ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया होता है और इस पर गुफ्तगू करते हुए बहुत कुछ याद आ जाता है। जाजिब की कहानी यूँ मुकम्मल करो कि जब मैं बिजनौर के इस मसले से निमटकर वापस आया तो खुसूसी तौर पर जाजिब की खबरगिरी की। दोनों मियाँ बीवी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। जाजिब की तरक्की हो गई, पूरा घर भरा हुआ था। उसने बताया कि फतेहगढ़ से उसे एक बहुत बड़ी दौलत मुंतकिल हुई है जो मिर्ज़ा फरासत बेग से तरका थी और उसकी हकदार शाहाना बेगम थी। दिलचस्प बात यह थी कि खुद फतेहगढ़ वालों ने यह तस्लीम ना किया था कि उन्होंने ये सरमाया पाकिस्तान मुंतकिल किया है। समझ गए ना? हाँ हकीम साहब, ज़ाहिर मान ने। बस मियाँ बस, हर बात पर जिरहा नहीं करते। अब एक हफ्ते बाद आना ताकि उस भगवती प्रसाद के वाक़यात को जहन में ताज़ा कर लूँ। बुढ़ापा याददाश्त पर भी असरअंदाज हुआ है। पंडित भगवती प्रसाद के बारे में मुझे मेरी बीवी ने बताया कि उनके पिता बद्री प्रसाद 11 गांव के मालिक थे। अंग्रेज़ हुकूमत के मुखालिफ रहे और इसी मुखालफत में हज़ारों बीघा ज़मीन हाथ से निकल गई, मगर हार न मानी और एक गाँव में महदूद हो गई। लेकिन हाथी लाख मरे फिर भी 1.25 लाख का उनके पास उनका आबाई ख़जाना महफूज था, जिसकी भनक अंग्रेज़ों को ना मिल सकी। बद्री प्रसाद की ज़मीनें तकसीम हो गईं और वो खामोशी से ज़िंदगी गुजारते रहे। भगवती जी उनके इकलौते बेटे थे। पिता की तरह वो भी खामोशी से ज़िंदगी गुजारते रहे। अंग्रेज़ हुकूमत के खात्मे के बाद बद्री प्रसाद जी को पेशकश की गई कि अगर वो चाहें तो इन ज़मीनों के लिए मुकदमा कर सकती हैं, मगर उन्होंने हंसकर कहा कि उनके पास इतना कुछ है कि अब उन्हें उन ज़मीनों की ज़रूरत नहीं। जो इन ज़मीनों के मालिक हैं उन्हें वो मुबारक हों। भगवती प्रसाद ने बाप की मौत के बाद सारा निज़ाम संभाल लिया। उन्होंने कुछ कारोबार कर लिया था जो बहुत अच्छा चल रहा था। लोगों ने भगवती प्रसाद के पास किसी खजाने का तस्वुर कर रहा था, लेकिन वो खजाना सिर्फ एक रवायत था या फिर बद्री प्रसाद ने अपनी साख बनाई थी और उनकी खुददारी ने यह कबूल ना किया कि वो चीज़ें जो कुछ दूसरों की रोज़ी का जरिया बनी हैं उनसे छीन लें। हालांकि ये उनके लिए आसान था। बहरहाल भगवती प्रसाद की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी और वो इलाके के दूसरे लोगों के काम भी आते रहते थे। किसी से उनकी दुश्मनी नहीं थी। पुरखों का बनाया हुआ हवेलीनुमा घर हर तरह से एक खुशनुमा घर नजर आता था। 2 बेटे और 2 बेटियां थी उनकी। सबके सब तालीम हासिल कर रहे थे कि भगवती प्रसाद को पहला हादसा पेश आया। भगवती प्रसाद के बारे में मेरी अहलिया ने मुझे बताया और एक तरह से सिफारिश की कि उस बेचारे शख्स को भी देख लिया जाए। बहरहाल उसकी मुख्तसर तफसील ना सिर्फ मेरी अहलिया ने बल्कि और दूसरे अहले ख़ानदान ने भी मुझे बताई। उनका ताल्लुक़ मेरी ससुराल से है और ये बिजनौर के रहने वाले थे। उन्होंने कहा था कि भगवती प्रसाद हमेशा दूसरों के काम आने वालों में रहा है
और आज जब उस पर यह मुसीबत पड़ी है तो आबादी के लोग जिस तरह मुमकिन हो सके उसके लिए कुछ करते हैं। हालांकि वो शख्स रोता है इन बातों पर और किसी की कोई मदद कबूल नहीं करता। फाकों में जिंदगी गुजर रही है उसकी, लेकिन किसी के सामने खुशकलब लेकर नहीं आता कि लोग उसे प्यासा ना समझ लें। जहनी तौर पर किसी हद तक माजूर हो चुका है और बहुत कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने हैरानी से पूछा। बस पै दर पे वाकयात और हादसों ने उसकी ये हालत कर दी। किसी की नज़र लग गई, किसी से दुश्मनी हो गई, ये कोई नहीं जानता कि भगवती प्रसाद ने किसी को बताया। जो कुछ लोगों के सामने और जो कुछ सामने, उससे ज़्यादा किसी के लिए कोई बात जानना मुमकिन ना हो सका। हालांकि बेशुमार अफराद ने इस सिलसिले में कोशिश की है। नौबत यहाँ तक ही ना पहुंची कि भगवती प्रसाद ने अपनी तमाम ज़मीनें और असासे बेच दिए। बल्कि एक दिन ऐसा भी आया कि जो घर उसका अपना था वो उस घर से बाहर निकलने लगा। लेकिन घर खरीदने वाला एक ऐसा शख्स था जिसने भगवती प्रसाद के एहसानात को महसूस किया था और उसने रो रो कर भगवती प्रसाद से इल्तिजा की कि वो इस घर से ना जाए, क्योंकि ये घर तो उसने उसी के लिए खरीदा है। किसी का कर्ज था और वो इस घर को नीलाम कर रहा था। नीलामी हुई, भगवती प्रसाद के एक एहसानमंद ने वो घर खरीद लिया और उसे वापस भगवती प्रसाद के हवाले कर दिया। ये पहला एहसान था जो भगवती प्रसाद ने बस्ती वालों का कबूल किया। दरअसल उसे इस घर से ऐसा लगाव था कि वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। अब वो बिल्कुल बेयारो मददगार रह गया था, इसलिए कोई भी उसे यहाँ से जाने की इजाज़त देने के लिए तैयार ना था। गर्ज ये कि भगवती प्रसाद अब उसी घर में है, लोग उसके लिए दुखी रहते हैं और वो तकरीबन नीम दीवाना सा हो गया है। ये नहीं मालूम हो सका कि भगवती प्रसाद की इस तबाही की वजह क्या है। कौन जाने, मैंने कहा ना तुमसे कि कोई इस बारे में मालूम ना कर सका, मेरी अहलिया ने जवाब दिया। और भगवती प्रसाद की औलादों के बारे में जो तुमने कहा था, अलमिया तो यही है कि अब उसकी कोई औलाद उसके पास नहीं है। क्या वो उसको छोड़कर चले गए? चले नहीं गए, ले जाए गए हैं। क्या मतलब? वो सब लापता हैं। कोई नहीं जानता कि उसके 2 बेटे और 2 बेटियां कहाँ हैं। ओहो, लापता कैसे हो गए? खुद ही चले गए या नहीं गायब हो गए? ओह, और बाद में किसी का पता न चल सका? जैसा कि तुमने बताया कि भगवती प्रसाद के ताल्लुकात तो हुकूमत से भी थे और अंग्रेज दुश्मनी की बिना पर उसे उसकी ज़मीनें वापस दिलाने की कोशिश की गई थी। हाँ, बस अब इसे आप उसकी हमाकत समझ लें या फिर खुददारी कह लें कि उसने किसी से कोई मदद लेना मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं मानता, इसके पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। अब इतना तो नहीं जानती मैं उसके बारे में, लेकिन इतना जानती हूँ कि बचपन में मैंने उसे देखा था और बिलाशुबा जो कुछ उसके बारे में मशहूर है, मैं अब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो किस तरह दूसरों के काम आया करता था। हिंदू हो या मुसलमान, उसने कभी किसी के बारे में कोई तफरीक नहीं की, हर एक के लिए दिल खोलकर काम किया करता। तब तो वाकई वो शख्स काबिल रहम है। मुझसे क्या चाहती हो? अब ये कहने की ज़रूरत है कि कुछ कर सकते हैं तो करें उसके लिए, कम अज़ कम कुछ और ना हो। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, लेकिन उसकी औलादें तो मिल जाएं। ये भी तो पता चले कि उसकी औलादें गायब किस तरह हुई हैं। ये किसी को मालूम नहीं हो सका। बस रफ्ता रफ्ता उसके दोनों बेटे गुम हो गए। इसके बाद दोनों बेटियां और भगवती प्रसाद उनकी तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ मारा मारा फेरा, मगर वो उसे ना मिल सकी। इसके बाद घर के हालात खराब से खराब तर होते चले गए। डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। यहाँ तक कि जो कुछ मैंने आपको बताया, नौबत वहाँ तक पहुँच गई। ये सारी कहानी तो इस बात की निशानदेही करती है कि भगवती प्रसाद का कोई दुश्मन बन गया। खुद भगवती प्रसाद इस दुश्मनी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। नहीं, अगर उसने किसी को बताया होता तो ये बात भी जुबान तक आती। हम लोग यहाँ आए और इस बारे में मालूम हुआ तो उसी वक्त मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि आपसे कहूँगी कि अगर कुछ हो सकता है तो फी सबीलिल्लाह उनकी मदद करें। धर्म एक ना सही इंसान तो हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेकियां किसी की ज़ात के लिए नहीं होती, इसमें ज़ात या किसी और चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। बहरहाल बात अगर किसी दुश्मन की है तो भला मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर कुछ और मामला है तो फिर ज़रा देख लिया जाएगा। भगवती प्रसाद से मुलाकात की जा सकती है। हाँ, क्यों नहीं। मैं उनकी धर्म पत्नी को चाची जी कहती हूँ। चलेंगे आप मेरे साथ वहाँ? क्यों नहीं, मैंने कहा और अहलिया खुश हो गई। बाहर तौर भगवती प्रसाद की कहानी ने मुझे भी मुतासिर किया था और अब यह तो मुमकिन नहीं है वकार मियाँ कि कोई ऐसी शख्सियत इल्म में आए और उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। खैर, मैंने और मेरी बीवी ने तय किया कि हम दोनों भगवती प्रसाद के घर चलेंगे। इस सिलसिले में मैंने अपनी बीवी से मना कर दिया था कि वहाँ किसी को इस बात का इल्म ना हो कि हम उनके लिए कुछ करने का इरादा रखती हैं। चुनाचे एक दिन मुकर्रर करने के बाद हम दोनों भगवती प्रसाद के यहाँ चल पड़े। फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। भगवती प्रसाद की जो हवेली सामने नजर आई थी, उसे देखकर यह एहसास होता था कि किसी ज़माने में इस हवेली के मकीन शानदार हैसियत के हामिल होंगे। लेकिन अब हवेली में कुछ ना था। झाड़ू फिर गई थी। वीरान से घर में 2 रूहें भटकती फिर रही थी। मैंने भगवती प्रसाद जी को देखा। चेहरे ही से मरजान मरंज मालूम होते थे। उनकी धर्म पत्नी उनसे बेहतर हालत में थी।
लेकिन भगवती प्रसाद तो बुरी तरह निढाल नजर आ रहे थे और एक कोने में सर झुकाए बैठे हुए थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो निगाहें उठाकर मुझे देखने लगे, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। अंदाज बेख्याली का सा था। पंडित भगवती प्रसाद आप ही हैं? हाँ हम ही हैं। कहो भाई क्या चाहिए तुम्हें? आपसे मिलने आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो। मगर भैया हम। माफ़ करना, तुम अपनी परेशानी बताओ। मेरा नाम हकीम असगर अली है। हकीम हो भैया? मेरे गुर्दे खराब हो गए और फेफड़े भी काम नहीं करते। दमा हो गया है शायद, खांसी बहुत उठती है रात को। तुम्हारी हिकमत की कोई ऐसी दवा हो तो ज़रा मुझे दे दो, मेरी हालत कुछ बेहतर हो जाए। दरअसल बच्चे अभी तक नहीं आए हैं, बच्चे आ जाते तो मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाते। अब तो कोई ऐसा भी नहीं है जो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाए। भगवती प्रसाद की आवाज़ इस तरह आंसू में डूबी हुई थी कि मेरा दिल हलक में आ गया। बहुत ही गम हुआ था मुझे उनके अल्फाज सुनकर। मैंने आहिस्ता से कहा, आप बिल्कुल फिक्र न करें भगवती प्रसाद जी, मैं आपको ऐसी दवा दूंगा कि आपके गुर्दे भी ठीक हो जाएंगे और फेफड़े भी। है कोई ऐसी दवा तुम्हारे पास? अरे तुम आओ आओ बैठो, ये तुम्हारे पति हैं। जी चाची जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे। कौन है ये? कौन है? अरे हाँ हकीम ही तो हैं। अरे हकीम भैया, बैठते क्यों नहीं हो तुम? अरे कोई अच्छी जगह तो दो इन्हें बैठने के लिए। और भगवती प्रसाद गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। गालिबन कहना चाहते थे कि हमें कुछ खिलाया पिलाया जाए। मैं उनकी इस हालत से इतना मुतासिर हुआ कि मेरी आंखों में भी नमी आ गई। मैंने उनसे आहिस्ता से कहा, शाम को मैं आपके लिए दवा भिजवाऊंगा, आप वो दवा खा लीजिएगा, आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, जल्दी भिजवा देना। सुनो, हम तुम्हारे सारे पैसे अदा कर देंगे, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। अगर अगर किशोरी या कांति आ गया तो मैं उसके साथ पैसे भिजवा दूंगा। मैंने महसूस किया कि यह बात उन्होंने अपने बेटे के लिए कही है। उनकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरी बीवी से कहा, बस उन्हीं का इंतजार करते रहते हैं, हर वक्त यही कहते रहते हैं कि वो आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे। भगवती प्रसाद की बीवी की आंखों से आंसू टपक पड़े। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि उन्हें नाउमीद नहीं होना चाहिए। हमारे मजहब में नाउमीदी कुफर है। हम कम अज कम अपने मजहब ही की बिना पर उनसे कह सकते हैं कि वो नाउमीद ना हो। खुदा ने चाहा तो उनके बच्चे जरूर वापस आ जाएंगे। फिर मैंने भगवती प्रसाद जी से कहा, हाँ भगवती प्रसाद जी, किशोरी और कांति गए कहाँ? भैया बगैर बताए चले गए। वो दरअसल बड़े नटखट बच्चे हैं। वो दरअसल हमारे हालात ख़राब हो गए थे ना, दोनों ने तय किया कि नौकरी करने जाएंगे। अब भला बताओ, उनके पुरखों ने भी नौकरी की है जो वो नौकरी करेंगे। चलो ठीक है, वो दोनों चले गए, मगर वो सुधा और सुषमा दोनों ही पगलियां थीं, भाइयों की तलाश में चली गईं। देखो ना, ये सिर्फ मेरी पत्नी का दोष है। कहीं लड़कियों के ऐसे कामों के लिए भेजा जाता है। मगर भैया पता नहीं कहाँ चले गए वो। तुम दवा ज़रूर भिजवा देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं। उनके आने से पहले मैं मरना नहीं चाहता। क्या सोचेंगे बच्चे कि हमारा इंतज़ार भी ना कर सके पिताजी? भगवती प्रसाद ने कहा, यकीन रखिए प्रसाद जी, आप उनके आने से पहले नहीं मरेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। वो चारों आपके पास वापस आएंगे और आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने पुरजोश लहजे में कहा और मेरी बीवी मुझे देखने लगी। वो समझ गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया हूँ और हकीकत भी यही थी। मैंने भगवती प्रसाद से पूछा, ये बताइए भगवती प्रसाद जी, सुना है कि आपके यहाँ डाका पड़ा था? डाका? हाँ, डाकू आए थे ससुरे, पागल थे। मुझसे मांगते, भैया देखो, जो कुछ दिया होता है भगवान का दिया होता है। मुझसे मांगता तो मैं उन्हें दे देता, उन्हें मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, मगर उन्होंने यहाँ डाका डाला, ले गए सब कुछ। खैर छोड़ो, हमारे ना सही उनके काम आएगा। आप ये नहीं बता सकते कि किसी से आपकी दुश्मनी थी या नहीं? दुश्मनी? लगता तो यही है, मगर ये दुश्मनी एक तरफा ही थी भैया। हम किसी से दुश्मनी नहीं करते। लोगों ने हमसे दुश्मनी की वो जाने, और उनका भगवान जाने, हमें से क्या, निमट लेंगे दोनों खुद ही। भगवती प्रसाद जी खोखली आवाज़ में हंस पड़े। मैं इनके जहनी तवाज़ुन के बारे में गौर कर रहा था। कोई खास खराबी नहीं थी, बस उन सदमों ने दिमागी कुव्वतें छीन ली थी और अब वो सोचने समझने के काबिल नहीं रहे थे। मुझे अंदाज़ा हो गया कि भगवती प्रसाद जी से उनके बारे में कुछ नहीं मालूम होगा और इस सिलसिले में मुझे खुद ही कोशिशें करना होंगी। उनकी बीवी से भी तमाम तफसीलात नहीं मालूम हो सकी थी। मैंने उनसे भी कुछ सवाल किए और उन सवालों के जो जवाब मिले उनका लुब्बे लुबाब ये था कि बड़ा बेटा किशोरी मुलाजमत की तलाश में निकला। ये उस वक्त की बात है जब उनके हालात ख़राब हो गए। छोटा उसकी तलाश में निकला और दोनों ही वापस नहीं आए। फिर दोनों बेटियां एक एक करके पुरस्कार तरीके से गायब हो गई। वो उन दोनों भाइयों की तलाश में नहीं गई थी, बल्कि किसी न किसी काम से घर से बाहर निकली थी। इसके बाद वापस नहीं आई। पहले तो बदनामी के खौफ से वो लोग खामोश रहे, इसके बाद रफ्ता रफ्ता ये बात मंजरेआम पर आ ही गई। भगवती प्रसाद की धर्मपत्नी से मैंने उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तमाम बातें दुरुस्त हैं। भगवती प्रसाद को काफ़ी तकलीफें रहती हैं, दमे के मरीज़ हो गए हैं और रातों को जागते रहते हैं और खांसते रहती हैं। इब्तदाई काम तो ये था कि मैं भगवती प्रसाद को कोई बेहतर दवा दूं,
मैंने बहुत मिन्नत समाजत करके उनकी नब्ज देखी और उनके सीने वगैरह का मुआयना किया। खुदा के फजलो करम से कुछ ऐसी चीज़ें मालूम थी मुझे, इन्हीं जड़ी बूटियों में जो ज़मीन में पैदा होती हैं, कि जिनसे ये अमराज दूर हो सकते थे। चुनाचे सबसे पहला काम हमने ये किया कि वहाँ से आने के बाद बिजनौर के अतारों के यहाँ वो चीज़ें तलाश की जिनकी ज़रूरत पेश आ सकती थी, और मुझे वह तमाम चीज़ें दस्तयाब हो गईं। चुनाचे मैंने छान कूट कर दवाएं बनाईं और शाम को खुद ये दवाएं लेकर भगवती प्रसाद जी के घर पहुंच गया और उनकी धर्म पत्नी को उनके इस्तेमाल का तरीका बताया। इसके बाद मैं वहां से वापस आ गया। भगवती प्रसाद का जो वाक्य मेरे इल्म में आया वो वाकई सनसनीखेज और दर्दनाक था। अगर ये कोई बराह रास्त दुश्मनी थी तब भी इस सिलसिले में कोशिशें की जा सकती थी, लेकिन अगर कोई ऐसा वैसा मसला था तो इसके लिए मैं आज की रात सरफ करने का प्रोग्राम बना चुका था। चुनाचे उस रात घर की छत पर मैंने कशफ किए पानी का एक बड़ा प्याला भरकर अपने सामने रख लिया। इसके साथ ही मैंने अपनी बीवी से कहा था कि उन चारों बच्चों का कपड़ा मिल जाए तो लेकर आएं, और इसके लिए भगवती प्रसाद जी की बीवी ने ताउन किया। चूंकि अहलिया को मैंने सख्ती से हदायत कर दी थी कि वो किसी को ना बताए कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वैसे भी मेरी अपनी ये कैफियत ढकी छुपी हुई थी और मैंने किसी को इस सिलसिले में अपना राजदार नहीं बनाया था, लेकिन मेरी बीवी ने किसी न किसी तरह उन तमाम बच्चों के एक एक कपड़े हासिल कर लिए और मैं उस रात तकरीबन तमाम ही रात मसरूफ़ रहा और अपने तौर पर मालूमात हासिल करता रहा। गर्ज ये कि वकार मियाँ मुझे कुछ मालूम हुआ, कुछ मालूम ना हो सका, और जो कुछ मालूम हुआ वो एक अजीबोगरीब और सनसनीखेज दास्तान है जिसके बारे में ज़ाहिर है मैं तुम्हें तफसीलात बताऊंगा। मैंने इब्तदा में तुमसे कहा था कि बाज़ कहानियों का आगाज़ कुछ ऐसे अंदाज में होता है कि उनमें तहरीरी नज़ाकतों का ख्याल रखना मुमकिन नहीं, और अब जो कुछ मैं तुम्हें सुना रहा हूँ वो उन चारों किरदारों की ज़िंदगियाँ हैं जिनमें कुछ भटका भटका सा अंदाज होगा। मसलन चंद नाम मेरे सामने आए थे, किशोरी, कांति, सुधा और सुषमा, और सबसे बड़ा बेटा किशोरी था। किशोरी के बारे में यूँ समझो कि वह अपने बाप से बहुत मुखलिस था और भगवती प्रसाद की माजी की कहानियाँ उसे अपनी कहानियाँ महसूस होती थीं। वो अपने ख़ानदान के उस किरदार को जिंदा रखना चाहता था जिस खजाने का तज़किरा उसके घराने में मौजूद था। उसके बारे में किशोरी भी कुछ अजीबोगरीब एहसासात का शिकार था। हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे और पंडित भगवती प्रसाद जी बस अपनी साख को आगे बढ़ा रहे थे। जो कारोबार उन्हें किया था उसमें भी उन्हें शदीद घाटे हुए और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि कारोबारी लोगों के कर्जे हो गए थे। उनके पास ज़मीनों का नामो निशान नहीं रहा था। भगवती प्रसाद ने बड़ी खामोशी के साथ ये कर्जे निपटाने के लिए ज़मीनें बेच दी थी और किसी को कानो कान भनकना पड़ने दी थी। फिर किशोरी प्रसाद को इस बारे में तफसीलात मालूम हो गई और उसी दिन उसने भगवती प्रसाद से कहा, पिताजी कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ पूछो किशोरी, क्या बात है बेटा? पिताजी जो कुछ आप कर रहे हैं तन्हा अपनी ज़ात पर मुसीबतें झेल कर रहे हैं। हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह खराजात पूरी करने के लिए आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर से उस डाके के बाद तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। पिताजी आप ये नहीं बता सकते कि डाकू कौन लोग हो सकते हैं? भगवती प्रसाद हंसती है। डाकू डाकू होते हैं बेटा। वो हमारे पास आए, डाका डाला उन्होंने और सब कुछ बांध कर ले गए। अब तुम ही बताओ ये कैसे पता चले कि डाकू कौन है? आपने पुलिस से इस बारे में क्यों नहीं कहा? अरे बेटा, पुलिस को आमखा इस घर में डेरे डाल देती और तुम लोग और परेशान हो जाते। जो जाना था वो चला गया और वापसी भला कैसे मुमकिन है? पिताजी एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछो बेटा। हमारे खानदान के साथ एक खजाने की कहानी मुंसलिक है, वो कहानी क्या है? भगवती प्रसाद जवाब में मुस्कुरा दिया। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा कहानी सिर्फ कहानी है। महाराज बद्री प्रसाद जी ने यह कहानी किस लिए गढ़ी थी या उनके पुरखों ने यह कहानी गढ़कर उन्हें सुनाई थी, ये भगवान ही जाने। मैं तो सिर्फ एक ही बात समझता हूँ। क्या पिताजी? किसी खानदान की साख बहाल रखने के लिए बाज़ औक़ात ऐसी कहानियाँ गढ़ ली जाती हैं। हमारा खानदान बहुत पुश्तों से बहुत ही नेक नाम चला रहे और हम लोग कभी किसी के आगे हाथ फैलाने के जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए। ये खजाना गालिबन उस साख को बहाल रखने की एक कोशिश है। हमारे पुरखे कहते चले आए हैं कि उनके पास बहुत कुछ है, मगर पिताजी मेरे ख्याल में दादाजी ने अपनी छीनी हुई ज़मीनों को वापस ना लेकर थोड़ी सी गलती की है। नहीं बेटा नहीं, पुरखों के बारे में ऐसा नहीं कहते, और अब तो वो हमारे दरमियान नहीं है। बात ख़त्म हो गई है। अब इन बातों में क्या रखा है? मैं घर के हालात देख रहा हूँ पिताजी, और मैं नहीं चाहता कि हमारा घर एक दिन बदनामी का शिकार हो जाए। वो साख अब कैसे रह जाएगी जिसे हमने बनाए रखा है? हमने कहाँ बना रखी है पगले? वो साख तो भगवान ने बना रखी है। वो चाहेगा तो उसे कायम रखेगा। तो कोई खजाना ऐसा नहीं है जिसके बारे में हमने सुना है। मेरे पास तो बहुत बड़े खजाने हैं। मेरे 2 जवान बेटे और 2 बेटियां हैं। यही मेरा खजाना है। किशोरी प्रसाद, क्या तू इससे इनकार करता है? नहीं पिताजी, मैं इससे इनकार नहीं करता और ना ही मैं किसी खजाने के लिए परेशान हूँ। लेकिन अब मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। क्या किशोरी? घर के हालात संभालने के लिए मुझे तालीम छोड़नी पड़ेगी और नौकरी करना पड़ेगी।
मैं जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा कोशिश करूँगा कि इस घर की साख को बनाए रखूँ। थोड़ा सा वक्त रह गया है किशोरी, और अभी तो मैं गाड़ी घसीट ही रहा हूँ। तुझे क्या पड़ी है पढ़ाई छोड़ने की? नहीं पिताजी, यहाँ मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। मैं यहाँ कोई काम नहीं करूँगा, लेकिन शहर में जहाँ पढ़ रहा हूँ वहाँ मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मेरे ख्याल में तू ऐसा ना करता किशोरी तो अच्छा था। कैसे ना करूँ पिताजी? कम से कम एक ही काम होगा। मैं ना सही कांति पढ़ लेगा, बहनों की शादियाँ अच्छे घरानों में हो जाएंगी पिताजी। हम इस परिवार को कैसे संभालेंगे? कोई ना कोई जरिया तो होना चाहिए। भगवती प्रसाद सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने आस्था से कहा, यह बहुत बुरा होगा किशोरी। मेरे दिल में तो ये ख्याल था कि तुझे पढ़ा लिखा कर बैरिस्टर बनाऊं। बेटा, ये ख्वाहिश मेरे दिल में शुरू से ही थी। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं पिताजी जो इंसान के बस से बाहर हो जाती हैं, लेकिन इंसान को किसी एक बात पर ही भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। मैं बैरिस्टर नहीं बन सकूंगा, लेकिन बाहर तौर मुलाजिम होकर इस खानदान की इज्जत तो बहाल रख सकूंगा। पर करेगा क्या पगले? बाहर कहीं नौकरी तलाश करूंगा और बिल आखिर कुछ न कुछ हासिल कर ही लूंगा। भगवती प्रसाद सोच में डूब गए। उनके चेहरे पर गम के साए नजर आ रहे थे। फिर उन्होंने कहा, नौकरी से तुझे मिलेगा क्या? जो कुछ भी मिले पिताजी, ना मिलने से तो बेहतर है। तो फिर मैं दुनिया को क्या बताऊं? आपको दुनिया को यही बताना है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूं। मेरे बहन भाई तालीम हासिल करते रहेंगे। मैं समझता हूं पिताजी, संसार में करोड़ों आदमी मुलाजमत करते हैं, ये कौन सी नई बात होगी अगर मैं भी मुलाजमत कर लूं? हाँ, ये तो ठीक है। खैर, तेरी मर्जी। मैं इस बार शहर जाऊंगा तो नौकरी तलाश करूंगा और बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। किशोरी प्रसाद ने अहद कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, जमीन इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अपने खानदान की साख को बहाल रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। शहर में जहां वो तालीम हासिल करता था वहां के लोग ये बात अच्छी तरह जानते थे कि किशोरी प्रसाद एक बहुत बड़े जिम्मेदार का बेटा है। बारहा ऐसा भी हुआ था कि छुट्टियों में किशोरी प्रसाद के बेटे बिजनौर आए थे और यहाँ उन्होंने भगवती प्रसाद की शान शौकत देखी थी। इस लिहाज से किशोरी एक रईसज़ादे की हैसियत से मशहूर था, शान शौकत से रहता था, और जाहिर है उस वक्त तक हालात इतने बुरे भी नहीं थे कि किशोरी को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता। अपने कॉलेज वगैरह में वो एक शानदार शख्सियत का मालिक तस्लीम किया जाता था और बहुत सी खूबसूरत लड़कियों की निगाहों का मरकज था। उसमें रमा मल्होत्रा सरे फहरिस्त थी। रमा मल्होत्रा एक मिल ऑनर की बेटी थी और बड़ी शान शौकत की मालिक। उसे किशोरी प्रसाद पसंद आ गया था और वह उसके इर्द गिर्द चकराती देखी जाती थी। किशोरी प्रसाद से उसकी राहो रस्म भी हो गई थी। अब वह ऐसे मौके तलाश करती थी कि किशोरी उसे तन्हा मिल जाए। एक दो बार उसने किशोरी के साथ वक्त भी गुजारा और किशोरी बाहर तौर उसे बुरी लड़की नहीं समझता था, लेकिन इस बार जब किशोरी वापस गया तो उसकी कैफियत बदली हुई थी। वो जानता था कि कॉलेज की जिंदगी ज्यादा अरसे बरकरार नहीं रख सकेगा। सबसे पहले उसने वो जगह छोड़ दी जहां उसका क़याम था। वहां के अखराजात बहुत ज्यादा थे। चुनाचे उसे किसी ऐसी जगह की तलाश हुई जहां थोड़े से खर्चे में वक्त गुजारा जा सके, और वह ऐसी किसी जगह की तलाश में लग गया। रमा, जो कॉलेज के बाद अमूमन उसके पास आया करती थी और वहां पर उसे मुलाकातें किया करती थी, मामूल के मुताबिक उसके पास पहुंची। वहां पता चला कि किशोरी मौजूद नहीं। दूसरे दिन कॉलेज में किशोरी से मुलाकात हुई तो उसने किशोरी से इस सिलसिले में सवाल कर डाले, तुम अपने कमरे में नहीं रहते, क्या बात है? हाँ रमा, मैं वो जगह छोड़ रहा हूं। क्यों? बस कुछ ऐसे ही हालात हैं, मैं कुछ परेशानी का शिकार हो गया हूं। कैसी परेशानी? कुछ जाती ही है रमा, क्या बताऊं तुम्हें। तुम्हारी जाती परेशानी के बारे में मैं जानने का कोई हक नहीं रखती। नहीं, ये बात नहीं। मुंह से निकली बात पराई हो जाती है, और रमा, इसके नतीजे बाज़-औक़ात अच्छे नहीं होते। देखो किशोरी, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। मैं समझती हूं कि मैं तुम्हारा हर राज रख सकती हूं, मगर तुम मुझे इस बारे में बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम भी आ जाऊं। रमा, इस बार जब मैं घर गया तो पिताजी से मेरा कुछ झगड़ा हो गया। अरे किस बात पर? बस यूं ही, ऐसे ही कुछ घरेलू बातें थी। फिर क्या हुआ? फिर जो कुछ हुआ उसने मेरा मुस्तकबिल तारीक कर दिया है रमा। मैं बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया हूं। क्या बताऊं रमा, ज़हन अभी कोई फैसला नहीं कर पाया। मैं उलझा हुआ हूं। मुझे अपनी उलझनों में शरीक कर लो किशोरी। हालात ऐसे ही हैं कि तुम परेशान ना हो, यह झगड़ा आर्जी ही रहेगा। नहीं, बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और मैंने घर छोड़ दिया है, किशोरी ने कहा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? कुछ नहीं रमा, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ फैसले कर रहा हूं और उन्हीं फैसलों पर अमल दरामद करके मैं जी सकता हूं। मैंने तय कर लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे नहीं बताओगे किशोरी? अभी रहने दो रमा, जो भी होगा मैं बाद में तुम्हें बता दूंगा। नहीं किशोरी, इन हालात में मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकती, रमा ने कहा। और किशोरी ताज्जुब भरी निगाहों से उसे देखने लगा। फिर वो बोला, एक बात कहूं रमा, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी, कहो। रमा, मेरी हैसियत खत्म हो चुकी है।
मैं अब वो नहीं हूं जो था, और मैं तुम्हारे म्यार के काबिल नहीं रहा हूं रमा। मेरी दोस्ती अब तुम्हें नुकसान के अलावा कुछ नहीं दे सकेगी। रमा मुस्कुराती निगाहों से किशोरी को देखने लगी, फिर बोली, तो तुम्हारा क्या ख्याल है किशोरी, मैं तुम्हारी दौलत की वजह से तुम्हारी जानिब बढ़ी थी? नहीं रमा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन सोचो तो सही, इंसान का अपना एक म्यार होता है। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हारे बाप की मिल और फैक्ट्रियां हैं। पहले तो हम एक दूसरे के बारे में सोच भी सकते थे, लेकिन क्या बिन हालात में भी ये सोचा जा सकता है? सुनो किशोरी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात मैं भी कहूं। कहो रमा। तुम्हारे बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ है वो इतना है कि ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूं कि तुम्हारा बाल बीका भी नहीं होगा। तुम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हो वो बहुत बड़ा खानदान है। तुम्हारे पिताजी आर्जी तौर पर तुमसे नाराज हो गए हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि जब तुम बिल्कुल बेहतर हालत में आ जाओगे, तुम्हारे पिता खुद ही तुम्हें तलाश करके सीने से लगा लेंगे। कम से कम उस वक्त तुम ये बात तो सोचोगे कि एक रमा थी जिसने तुम्हारा हर तरह से साथ दिया। मैं तुम्हारी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं रखती। दौलत तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मुझे तुम अजीज हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई परेशानी हो। मेरी बात मानो तो एक काम और भी किया जा सकता है। रमा बोली, क्या? भाई ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना कि तुम्हारे पिताजी अब तुम्हें कोई रकम नहीं देंगे। मैं खुद उनसे कुछ नहीं लूंगा रमा, किशोरी ने कहा। तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? मेरा और तुम्हारा पैसा अलग अलग तो नहीं? तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं तुमसे रकम लेकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकूंगा? हरज तो कोई भी नहीं, अगर तुम पसंद करो। रमा, मेरे लिए इससे बड़ी गाली और कोई नहीं हो सकती। तुम अगर मेरे खानदानी हालात जानती हो तो तुम्हें यह बात भी मालूम होगी कि मैं देने वालों में से हूं, लेने वालों में से कभी नहीं रहा। मैं जानती हूं कि तुम जिद्दी इंसान हो और इसका मुजाहरा मैंने बारहा देखा है। इसीलिए मैंने ये बात डरते डरते कही थी। लेकिन सुनो किशोरी, मैं तुम्हारी गैरत को मजरू नहीं कर सकती। तुम अगर ये बात कबूल नहीं कर सकते तो फिर एक काम तो कर सकते हो। क्या? मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, किशन लाल जी महाराज, यहीं थोड़े फासले पर रहते हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलाई देती हूँ, वो तुम्हारे लिए किसी न किसी मुलाजमत का बंदोबस्त कर देंगे। वो दरअसल एक बहुत बड़े आदमी के यहाँ खजांची की हैसियत से काम करते हैं, और वो बहुत बड़ा घराना नोल शर्मा जी का है। राजा नोल शर्मा जी बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े कारोबार हैं उनके, और किशन लाल जी पर वो बहुत एतमाद करते हैं। ये काम हम निहायत खामोशी से किए लेते हैं। तुम अपनी तालीम भी जारी रखो। किशन लाल जी कुछ ना कुछ कर देंगे तुम्हारे लिए, मेरी बड़ी मानती हैं वो। किशोरी चंद लम्हात सोचता रहा, फिर उसने कहा, बाहर तौर मैं तुम्हारे ये सहारा जरूर कबूल करूंगा। रमा, तुम किशन लाल जी से कहो कि वो मुझे अच्छी सी नौकरी दिला दें, चाहे वो कैसी भी हो। ठीक है, कल दोपहर को हम उनसे मुलाकात करेंगे। मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले चलूंगी, रमा ने कहा। किशोरी उसका बड़ा ममनून हुआ। पता नहीं रमा के दिल में क्या था। यकीनी तौर पर वो यही सोच रही होगी कि किशोरी पर जो विपदा पड़ी है वो आर्जी है, और थोड़े बहुत अरसे के बाद ये सब दुरुस्त हो जाएगा, और इसके बाद किशोरी फिर वही होगा जो था। बाहर तौर दूसरे दिन वो उसे किशन लाल जी के पास ले गई। शायद उसने पहले ही किशन लाल जी से राब्ता कायम करके किशोरी की बात कर ली थी। किशन लाल जी भारी भरकम बदन के एक लंबे चौड़े आदमी थे। उन्होंने सुरख सुरख आंखों से किशोरी को देखा, देखते रहे, फिर बोले, हाँ यकीनन मैं तुम्हें नोल शर्मा जी के यहाँ कोई ना कोई मुलाजमत दिला दूंगा। आजकल उनके यहाँ एक हाउस सेक्रेटरी की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं बात कर लूं। चाहने की क्या बात है चाचा जी, मैं तो आपसे पहले ही कह चुकी हूं कि किशोरी को फौरी तौर पर मुलाजमत चाहिए। तो फिर कल सुबह मेरे पास तुम यहीं आ जाना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, किशन लाल जी ने कहा, और किशोरी पर शायद उसका शुक्रिया अदा करके वहां से चलाया। वो रमा का भी ममनून करम था कि रमा ने उसकी भरपूर मदद की। अब हालात तो उसे नहीं बताए जा सकते थे। बाहर तौर दूसरे दिन सुबह वक्त मुकर्रा पर वो किशन लाल जी के यहाँ पहुंच गया। वो तैयार थे और किसी गाड़ी की आमद का इंतजार कर रहे थे। ये गाड़ी कुछ ही देर में नौल शर्मा जी के यहाँ ले आई और किशन लाल जी उसे लेकर चल पड़े। किशोरी ने अपने आप को पूरी तरह संभाल लिया था और वो हर तरह अपने आप को मसरूफ करने का फैसला कर चुका था। राजा नोल शर्मा की अजीमो शान हवेली देखकर किशोरी की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। आज भी ऐसी ऐसी हवेलियां मौजूद हैं वो सोच भी नहीं सकता था। हालांकि उसका अपना खानदान लातादाद रवायात का हामिल रहा था, लेकिन राजा नोल शर्मा की हवेली दर हकीकत किसी राजा का महल ही लगती थी। जमुना के किनारे आबाद थी और इतनी खूबसूरत बनी हुई थी कि आंखें हैरान रह जाती थीं। किशोरी यहां आकर बहुत मरूब हो गया था। किशन लाल उसे अपने दफ्तर में ले गया और वहीं मेज पर बिठा दिया। वो खुद अपने कामों में मसरूफ हो गया। उसने किशोरी से कहा कि जो ही राजा नोल शर्मा की आमद की इतला मिले वो उसे उनके सामने ले जाएगा। दोपहर हो गई, राजा साहब नहीं आए। दोपहर को किशन लाल को इतला मिली कि राजा साहब तो किसी काम से शहर से बाहर चले गए हैं। किशन लाल थोड़ा सा परेशान होकर गर्दन खुजाने लगा। फिर उसने किशोरी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें रानी पार्वती से मिला देता हूं। रानी जी भी यहाँ के मामलात में बड़ी हैसियत रखती हैं।
बल्कि सच मानो तो रानी जी ही हवेली के मामलात को संभालती हैं, और तुम्हारा मसला चूंकि हाउस सेक्रेटरी का, इसलिए ये काम रानी जी ही को करना है। तुम चलो, बहुत अच्छी इंसान है, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूँ। किशन लाल किशोरी को लेकर रानी पार्वती जी की रिहाइशगाह पर पहुंच गई। ये रिहाइशगाह भी काबिल दीद थी, इतनी खूबसूरती से सजी हुई थी और इतने कीमती साजो सामान से आरास्ता थी कि किशोरी एक एक चीज को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। किशन लाल ने शायद इजाजत तलब कर ली थी। थोड़ी देर के बाद वो एक बड़े चौबी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। यहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, जिसे कदीम दौर का हॉल और जदीद दौर का ड्राइंग रूम कहा जा सकता था। रानी पार्वती जी यहीं मौजूद थीं, बुलंदो बाला कद्दो कामत की मालिक। चेहरा मुगलिया खानदानों की दास्तान सुनाता था। इतनी पुरवकार, इतनी हसीन कि एक बार नजर पड़ जाए तो हटने का नाम न ले। बड़े बड़े खूबसूरत बाल बहुत मोटी चोटी की शक्ल में कमर से नीचे तक लटके हुए थे, और खूबसूरत सफेद साड़ी में हल्के से जेवरात में मलबूस वो ऐसी नजर आ रही थी कि मानो किसी संग तराश ने मुजस्मा तराश कर सामने रख दिया हो। फिर उनके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई और उन्होंने आहिस्ता से कहा, आइए किशन जी, ये कौन है आपके साथ? इनका नाम किशोरी प्रसाद है। कहिए कैसे आना हुआ? आप तो हमारे पास उस वक्त ही आते हैं जब कोई काम हो आपको। रानी की आवाज भी बड़ी पुरकशिश थी। किशोरी लाल की निगाहें झुकी हुई थीं और वो ये बात महसूस नहीं कर पा रहा था कि रानी ने बहुत ही गहरी नजरों से उसे देखा है। बस रानी जी, क्या बताऊं, मसरूफियतों में इतना घिरा रहता हूं कि आपके चरण छूने नहीं आ सका। किशोरी प्रसाद को आपके पास लाया हूं एक जरूरी काम से। कहिए क्या काम है? हाउस सेक्रेटरी की जरूरत थी आपको। शर्मा जी ने मुझे इस बारे में बताया था और कहा था कि कोई भरोसे का आदमी हो तो पहुंचाऊं आपके पास। ओहो, अच्छा अच्छा। हाउस सेक्रेटरी की जरूरत शर्मा जी को नहीं बल्कि मुझे थी। घरेलू कामकाज के सिलसिले में मुझे किसी से काम लेना ही होता है, और आजकल कोई भी नहीं है मेरे पास। ये कौन है, इनका जरा तारुफ कराइए, रानी जी ने मतानत से कहा। नाम है इनका किशोरी प्रसाद, पढ़े लिखे आदमी है, पहली बार नौकरी करेंगे, इसलिए जरा सी दिक्कत तो होगी आपको। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ ऐसा कौन सा काम है जो तजुर्बे का मोहताज हो? ठीक है किशोरी प्रसाद जी, आपको किशन लाल जी ने यहाँ पहुंचाया, हमने स्वीकार किया। अब हमारे और आपके दरमियान खुद बातें हो जाएंगी, या फिर किशन लाल जी आप कुछ तय करना चाहेंगे? अरे नहीं रानी जी, मैं क्या और मेरी बिसात क्या, बात आप दोनों ही के दरमियान तय हो जाएगी तो सबसे अच्छी बात है। और किशोरी, तुम कोई झिझक महसूस मत करना, हमारी रानी पार्वती जी बहुत महान है। अव्वल तो तुम्हें खुद ही कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ भी हो तो तुम बेतकल्लुफी से इनसे कह देना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। जी, किशोरी ने आहिस्ता से कहा, और किशन लाल जी उठ गई। तो फिर हमें इजाजत रानी जी। हाँ जाइए, हमारे हाउस सेक्रेटरी के दरमियान आपको नहीं आना चाहिए। रानी ने यह कहकर किशोरी का दिल बेहद बढ़ा दिया। उसे उम्मीद हो चली थी कि शायद वक्त उसका साथ दे रहा है। रानी जी अजीब सी निगाहों से किशोरी को देखती रहीं, फिर बोली, हाँ किशोरी प्रसाद जी महाराज, अब आप मुझे अपनी कहानी सुना डालिए। मेरी कहानी कोई खास नहीं है रानी पार्वती जी, बस यूं समझ लीजिए कि जरूरतमंद हूं, नौकरी चाहता हूं। ये तो कोई कहानी ना हुई। जी बस मेरी कहानी इतनी ही है। कौन कौन है तुम्हारा? जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है इस संसार में अकेले हो? नहीं रानी जी, माता पिता हैं, एक भाई है, 2 बहनें हैं, और तुम उन सबके कफील हो, यही समझ लीजिए रानी जी। नहीं, मैं यही समझना नहीं चाहती, बल्कि सारी हकीकतें जानना चाहती हूँ। जी रानी जी, मैं उन सब का कफील हूँ और मुझे उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है। कहाँ रहते हैं तुम्हारे माता पिता जी? जी बिजनौर में। ओहो, बिजनौर से आए हो? जी। यहाँ कोई रिश्तेदार है? नहीं। किशन लाल जी को कैसे जानते हो? बस रानी जी, कॉलेज में पढ़ता था, इनकी भतीजी रमा से मेरी जान पहचान थी, वो भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। मेरे हालात देखकर उसने कहा कि वो किशन लाल जी से मेरे बारे में बात करेगी, और उसने किशन लाल जी से मेरी सिफारिश की है। रमा तुम्हारी सिर्फ क्लास फेलो है? जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है, देखो बात यह है किशोरी प्रसाद कि ये बातें तो सिर्फ एक बार होती हैं। मुझे तुमसे तुम्हारे बारे में मालूमात हासिल करनी है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है किशोरी। जी रानी जी। जो कुछ मैं पूछूं साफ साफ बता देना, ये पूछने की कुछ वजूहात भी होती हैं। जी रानी जी, मैं आपसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, किशोरी ने कहा। यहाँ तुम्हारा और कोई रिश्तेदार नहीं है? जी नहीं। रहते कहाँ हो? हॉस्टल में। हॉस्टल के अखराजात कौन उठाता है? जी हमारे हालात कुछ बेहतर थे, मगर अब बेहतर नहीं रहे। रमा के बारे में पूछा था मैंने। जी वो मेरी सिर्फ क्लास फेलो है। प्रेम तो नहीं है तुम्हें उससे? जी नहीं। खूब, सिर्फ दोस्ती की बात है ये? जी हाँ, कम से कम मेरी तरफ से। क्या मतलब? मेरा मतलब है रमा के मन की बात मैं नहीं जानता। रमा से मुलाकातें होती रहेंगी। मैं समझा नहीं। सुनो, जाहिर है कॉलेज छोड़ने के बाद तुम हॉस्टल में नहीं रहोगे, और इसके बाद तुम्हारा रमा से भी राब्ता टूट जाएगा। क्यों?
रानी पार्वती जी ने बड़ी गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। बज़ाहिर तो यही लगता है। क्या तुम मुझसे मिलते रहना चाहते हो? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में रमा का कोई ख्याल नहीं है। रमा का ख्याल सिर्फ इतना है रानी पार्वती जी कि उसने मेरी मदद की है। ये ख्याल मोहब्बत में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। दरअसल देवी जी, मोहब्बत तो एक अलग ही जज्बा है, सड़कों पर तो नहीं होती वो। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खैर, रमा का कोई मसला नहीं है। किशोरी, दरअसल जब तुम मेरे हाउस सेक्रेटरी बन जाओगे तो तुम्हें इस हवेली के सारे राज मालूम हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई ऐसा राजदार भी हो जो सारी बातें जान ले। बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं किशोरी, जो घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अव्वल तो कोई ऐसी अहम बात नहीं है, लेकिन अगर हो भी जाए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अपने दिल में रखना। मैं आपका हमेशा वफादार रहूंगा। यही मैं भी चाहती हूँ। वफादारी अव्वल शर्त होती है किशोरी। तनख्वाह क्या लोगे? जी, ये मैंने नहीं सोचा। खैर, ये समझ लो इतना मिल जाएगा तुम्हें कि रुपए पैसे के मामले में तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। बज़ाहिर तुम्हारी तनख्वाह दिखाने के लिए कुछ होगी, लेकिन असल में जो कुछ मैं तुम्हें दूंगी वो बहुत ज़्यादा होगा। हमारे पास दौलत की कमी नहीं है। तुम अपनी हर ज़रूरत मुझसे खुलकर बयान कर सकते हो, और तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करना मेरा फ़र्ज़ होगा। लेकिन अव्वल बात जो मैंने कही वो यही होगी कि तुम्हें हमारा वफादार रहना होगा। वक्त इसका फैसला कर देगा रानी जी। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ? मुझे यकीन है तुम्हारी पेशानी बताती है कि तुम एक सच्चे इंसान हो, और जो कुछ कहोगे वही करके दिखा दोगे। जी रानी जी, मैं यही कोशिश करूंगा। अच्छा, फिर ठीक है। क्या फैसला किया तुमने? इसका फैसला भी रानी जी ही कर देंगी। यहाँ इसी हवेली में तुम्हारे लिए एक रिहाइश का भी मुंतखब कर दी जाएगी, वहां रहोगे तुम। जी। ये नहीं पूछा तुमने कि तुम्हें करना क्या होगा? पूछना चाहता हूँ कुमारी जी। कुमारी नहीं रानी, सिर्फ रानी। जी जी, मुआफ़ी चाहता हूँ। हाँ, दरअसल ये अल्फाज सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है। खैर छोड़ो इन बातों को। अभी तुम्हें इनसे क्या वास्ता? तो तुम्हारा काम ये होगा किशोरी प्रसाद कि तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे मामलात की देखभाल करोगे, इस हवेली की देखभाल करोगे, यहाँ के नौकरों पर निगाह रखोगे। हाउस सेक्रेटरी की हैसियत से तुम्हें इस घर की एक एक ज़रूरत का ख्याल रखना होगा। तमाम लोग तुमसे रुजू करेंगे और तुम उनके लिए अहकामात जारी करोगे। बहुत बड़ा रुतबा है ये, लेकिन मैं तुम्हें ही देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, एक बात तुम्हें पूछना ही भूल गई तुमसे। जी फरमाइए। शादी तो नहीं हुई अभी तुम्हारी? जी नहीं। और कोई निस्बत वगैरह तय हुई है? जी नहीं। किसी से प्रेम है? किसी लड़की से नहीं। मैंने कहा और पार्वती जी हंस पड़ी। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। तो फिर आज से तुम हमारे हाउस सेक्रेटरी हो, उसने कहा, और फिर एक तरफ लगी हुई घंटी बजाकर किसी को बुलाया। एक खादमा अंदर आ गई थी। रूपा, इन्हें ऊपर की मंजिल का 6 नंबर का कमरा दे दो, और इनसे पूछो कि इनकी ज़रूरियात क्या हैं। रूपा, जो कि एक नौजवान लड़की थी और उसकी उम्र 27-28 साल के करीब होगी, अच्छी कबूल सूरत थी, मुस्कुराकर उसकी जानिब देखने लगी। इसके बाद उसने किशोरी से बाहर चलने के लिए कहा। वो रानी पार्वती जी का शुक्रिया अदा करके बाहर निकल आया। ये तो बहुत अच्छा हुआ था। रानी पार्वती जी ने जो कुछ कहा था, अगर वो हो जाए तो वाकई मेरे घर की इज्जत बच सकती है। किशोरी ने दिल ही दिल में सोचा, और इसके बाद रूपा के साथ ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। रूपा उसे एक सजे सजाए कमरे में लाई, जो बहुत खूबसूरत था। यहां से जमुना के अकबे हिस्से का नजारा हो सकता है, और अंदर का साजो सामान भी बहुत खूबसूरत था। रूपा ने आंखें मटकाते हुए उससे कहा, बड़ी खूबसूरत जगह है महाराज। क्या नाम है आपका? किशोरी। अरे, ये तो औरतों वाला नाम हुआ। तुम्हें इससे गर्ज नहीं रखनी चाहिए रूपा। हाँ हाँ ठीक है, हमें भला क्यों गर्ज होगी, लेकिन किशोरी जी महाराज जरा संभल कर रहना। जवान आदमी हो, सुंदर भी हो, और जवानी सुंदर हो तो फिर मक्खियां आ जाती हैं बिन बिनाती हुई। तुम्हें ये बातें नहीं करनी चाहिए रूपा। अरे क्यों क्यों ना करें, बूढ़ी हूं क्या मैं? अच्छी नहीं लगती तुम्हें? लो, ये तो हम पूछने वाले थे तुमसे, यहाँ किसी शय की जरूरत है तुम्हें? नहीं, खाने वगैरह का क्या होगा? सब मिल जाया करेगा, हम जो हैं तुम्हारे खाने के लिए। रूपा ने कहा, और किशोरी परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, अब तुम जाओ रूपा, मुझे यहाँ अपने कमरे की देखभाल करने दो। देखभाल करने के लिए हम ही हैं। तुम जबरदस्ती मुझ पर मुसल्लत होगी क्या? नहीं जी, नौकरी है हमारी। ये काम हमारे ही है कि आपकी देखभाल करें, वरना रानी जी हमें ये जिम्मेदारी ना सौंपती। अगर मुझे कोई काम हुआ तुमसे तो मैं तुम्हें आवाज दे लूंगा। कहाँ रहती हो? रहते तो बहुत दूर हैं, पर तुम्हारे करीब रहने को मन चाहता है, रूपा ने अजीब से अंदाज में कहा, और किशोरी परेशानी से गर्दन हिलाने लगा। थोड़ी देर तक ऐसी ही बातें करने के बाद रूपा चली गई, और किशोरी अपने कमरे का जायजा लेने लगा। हर चीज से इमारत टपकती थी। रानी पार्वती ने उससे जो कुछ कहा था वो बहुत ही हौसला अफजा था। इसका मकसद है उसकी मुश्किलात तो हल हो जाएंगी, बस जरा सा सही तरीक़ेकार इख्तियार करना होगा। बेपनाह दौलतमंद लोग थे, और शायद दौलत की उनकी निगाहों में कोई वुक्कत नहीं थी। राजा नौल शर्मा जी किस किस्म के आदमी हैं, इसका भी अंदाजा लगाना होगा। वैसे रानी पार्वती ने जिस एतमाद से उसे मुलाजिम रख लिया था, उससे यह एहसास होता था कि उनका भी हवेली के मामलात में बड़ा अमल दखल है।
किशोरी ने तय किया था कि वह इन लोगों को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। मुलाजमत के लिए कोई बहुत बड़ा तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया जा सकता था। पूरा खानदान ही कभी ऐसे हालात का शिकार नहीं हुआ था कि खानदान के किसी फर्द ने कोई नौकरी की हो। छोटे भाई कांति प्रसाद के लिए किशोरी के दिल में बड़ा प्यार था। दोनों बहनों सुधा और सुषमा की शादी वो धूमधाम से करना चाहता था। हालात ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया था, यह दूसरी बात थी, वरना इससे पहले तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं गया था। रूपा बहुत ही शोखोशंग थी। थोड़ी बहुत देर के बाद उस पर किसी न किसी बहाने से नाजिल हो जाती थी। किशोरी उसे समझ रहा था और थोड़ा सा खौफजदा था, क्योंकि ऐसे मामलात बाज़ औक़ात खतरनाक साबित होती हैं। दूसरे दिन सुबह को रानी पार्वती का पैगाम उसे मिला और वो उनकी खिदमत में हाजिर हो गया। रानी साहिबा का चेहरा उस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, किशोरी आओ जरा हवेली का एक चक्कर लगाएं, सारी चीजें देख लो। अब तुम आ गए हो तो मैं अपनी जिम्मेदारियां तुम्हारे सुपुर्द कर देना चाहती हूँ। किशोरी तैयार हो गया और रानी पार्वती उसे लेकर हवेली के मुख्तलिफ गोशों में चक्कर लगाने लगी। उसने हवेली के फर्नीचर, आराइश और दूसरी चीजों के बारे में किशोरी से गुफ्तगू की, मशवरे लिए। मेहमान खाना दिखाया, दफ्तर दिखाए जहां घर के लिए काम हुआ करते थे। खुद किशन लाल जी का दफ्तर भी हवेली ही के एक गोशे में था और हिसाब किताब उन्हीं के पास रहा करता था। रानी पार्वती किशोरी के साथ वहां पहुंची तो किशन लाल जी न्याजमंदी से खड़े हो गए। रानी पार्वती ने कहा, किशन लाल जी, आपको मालूम है कि नौल शर्मा जी कब वापस आ रहे हैं? नहीं रानी जी, उनके बारे में कोई इतला तो नहीं है। खैर, मैंने किशोरी जी को सारे मामलात समझा दिए हैं। हर चीज का हिसाब किताब उनके जरिए होगा। कहीं उन्हें कोई दिक्कत पेश आए तो आप उनकी मदद कीजिएगा। बहुत बेहतर रानी जी, मैं उन्हें आपके पास छोड़े जा रही हूं। जो कुछ उन्हें समझाना था मैंने समझा दिया, अब आप इनसे बात कर लें। रानी पार्वती पुरवकार अंदाज में चलती हुई वहां से निकल गईं और किशन लाल जी किशोरी को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर बोले, बहुत कम लोगों की किस्मत इस तरह यावरी करती है। रानी जी ने तुम पर बहुत ज्यादा एतमाद का इजहार किया है किशोरी, पता नहीं क्यों। हालांकि वो तुम्हें पहले से नहीं जानती, लेकिन उनके अल्फाज बताते हैं कि तुम्हारे सिलसिले में वो काफी नरम है। मुझे तो वो देवी समान लगती हैं भी देवी समान। शायद तुम्हें इस बात पर हैरत होगी कि इस हवेली का रहने वाला कोई भी शख्स बदहाल नहीं है। रानी जी हर एक का ख्याल रखती हैं, दर पर्दा उनके बारे में मालूमात हासिल करती हैं और उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी करती हैं। मैंने तुम्हें एक इतना अच्छा घराना दे दिया है किशोरी कि अगर तुमने इससे फ़ायदा ना उठाया तो तुमसे बड़ा अहमक और कोई नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशन लाल जी। मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे अदा कर सकता हूँ? भाई, शुक्रिया तो मेरा रमा अदा करेगी, जिसके कहने से मैंने तुम्हें यह सब कुछ दिलवाया। मेरी इज्जत बरकरार रखना तुम्हारे हाथ में है। आप इत्मीनान रखें, मैं ऐसा ही करूँगा। अच्छा खैर, अब ये बताओ, जो कुछ तुम्हें रानी जी ने दिखाया है उसके सिलसिले में कोई खास बात? जी हाँ, चंद चीज़ों की आराइश तब्दील करनी है और दूसरे तमाम इंतजामात के लिए रकम दरकार होगी। लेकिन किशन लाल जी, मैं चाहता हूँ कि आपसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर आप ही के जरिए खर्च कराऊं। मुझे ऐसे लोगों का पता दीजिए जो मेरे मुआविन हो सकें। नहीं किशोरी, यहाँ रुपये पैसे का कोई मामला नहीं। वैसे कोशिश करना कि किसी सिलसिले में कोई गड़बड़ ना होने पाए। तमाम कागजात मेरे हवाले करते रहना। किशोरी ने गर्दन हिला दी और उसके बाद वो अपने कामों में मसरूफ हो गया कि रानी पार्वती जी वाकई बहुत ही नेक नफ्स खातून है और उनकी ज़ात से किसी को कोई शिकायत नहीं है। एक रोज़ रूपा से इस सिलसिले में बात हुई तो रूपा अपने मखसूस अंदाज में बोली, आकाश की अप्सराओं के बारे में सुना है कुछ तुमने? सुना तो नहीं, शायद तुम अपने आप को वही समझती हो। किशोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हैं? मैं? अरे मैं कहाँ। खैर, मैं ऐसी गलत फहमी का शिकार नहीं हूं। अगर आकाश की अप्सरा क्या धरती की अप्सरा ही होती है तो कम से कम तुम एक बार तो मुझे मोहब्बत की निगाह से देखते। मैं नफरत की निगाहों से कब देखता हूं तुम्हें? ये क्या बात हुई? मोहब्बत की निगाहों से देखना कुछ और होता है। रूपा, ये तुम्हारी रानी पार्वती जी कैसी हैं? कह तो उन्हीं के बारे में रही थी, मगर तुमने मेरा जिक्र निकाल दिया। रूपा ने कहा, कहो क्या कह रही थी? रानी जी सचमुच देवी समान है। क्या मजाल जो कभी किसी के साथ कोई सख्ती की हो, हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत का सलूक करती हैं। वाकई इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे बारे में मुझे खास तौर पर हदायत दी थी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ हुई तुम्हें? नहीं, तुम्हारा भी बेहद शुक्रिया रूपा। ऐसे शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। प्रेम भरी निगाहों से देखो हमें। कुछ दो कुछ लो तो बात बने। किशोरी परेशान निगाहों से उसे देखने लगा, फिर बोला, मेरे पास जो कुछ है तुम उसे तलब कर सकती हो रूपा। तो हमने भी हमारे पास जो कुछ है उसे कब मना किया है आपको? एक बात का खास ख्याल रखना रूपा, मर्द हो या औरत, तकद्दस के जज्बे हर दिल में होने चाहिए। वक्त भटकाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। एक लम्हे की जज्बाती लग्जिश हमेशा हमेशा के लिए रुला देती है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन सकती हो, लेकिन हमारी दोस्ती एक मर्द और औरत की दोस्ती नहीं होनी चाहिए।
बल्कि हम दो दोस्तों की मानिंद हमेशा रहेंगे। किशोरी का ख्याल था कि रूपा उसका मकसद समझकर कुछ बदल हो जाएगी, लेकिन वो कहका लगाकर हंस पड़ी थी। तो हमने तुम्हें मर्द कब समझा है किशोरी जी? सहेली तो समझते हैं अपनी तुम्हें। सचमुच रूपा, अगर तुम्हारे दिल में हमारे लिए यही जज्बा पैदा हो जाए तो मुझे बड़ी आसानी होगी। देखो किशोरी जी, हम भी बुरे नहीं हैं, बस हंसी मजाक की आदत है हमें, ऐसे ही मजाक कर लेते हैं। हमारी बात का कभी बुरा मत मानना। और हम तुम्हें एक बात बताएं। जरूर बताओ। रानी जी ने भी हमसे यही कहा था कि हम तुम्हें रिझाने की कोशिश करें, ऐसा करें जिससे तुम ये समझो कि हम तुम्हारे लिए औरत बनना चाहते हैं। ये थोड़ी सी जिम्मेदारी थी हमारी। तो फिर तुमने रानी जी से क्या कहा? हमने यही कहा कि तुम नीरे बुद्धू हो, मुआफ करना किशोरी जी। नहीं नहीं, इसमें मुआफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बेहद शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। अब हम उन्हें यही बता देंगे कि तुमने हमसे क्या कहा है। इसके लिए रूपा मैं तुम्हारा अलग से शुक्रिया अदा करूंगा, किशोरी ने कहा। अलग से? रूपा चौंक कर बोली और किशोरी हंस पड़ा। अब वो रूपा की शख्सियत को अच्छी तरह समझ गया था और उसकी निगाहों में रूपा का वकार बढ़ गया था। हकीम असगर अली की जुबानी मैं ये दास्तान सुन रहा था और मेरी आंखें हैरत से खुली हुई थीं। मुदाखलत की गुंजाइश नहीं थी और फिर कहानी इतनी दिलचस्प थी कि मैं उसमें गुम हो गया था। मगर हकीम साहब मेरा चेहरा देखकर खुद ही मुस्कुराए और बोले, कहो वकार मियाँ, लुत्फ आया कुछ इस कहानी में? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी सुनाई हुई दास्तानों की तरतीब तुम ना जाने किस तरह करते और हो सकता है इसमें तुम्हें कोई दिक्कत पेश आती हो। कहानी का आगाज कहाँ से हुआ था? यानी मैं भगवती प्रसाद जी के यहाँ की कहानी तुम्हें सुना रहा था, उनके गुमशुदा बेटों और बेटियों की कहानी, लेकिन मैंने बराह रास्त किशोरी की कहानी शुरू कर दी। ये बात ना भूलना कि किशोरी भगवती प्रसाद जी का बेटा था और मुझ पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि मैं उसके बारे में मालूमात हासिल करूं। अब यह दूसरी बात है कि इन मालूमात के हसूल का जरिया कुछ ऐसे जराए बने जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेंगे। बस यूं समझ लो कि किशोरी की हकीकत को पाने के लिए, मेरा मतलब है भगवती प्रसाद के बड़े और पहले बेटे की तफसील जानने के लिए, मुझे उसकी गहराइयों में उतरना पड़ा। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मुझ में कुछ ऐसी पोशीदा कुव्वतें हैं जो पाताल की गहराइयों का भी जायजा ले लें, लेकिन इतना कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं तुम्हारे लिए कि जब किसी सिलसिले में मालूमात हासिल की जाती हैं तो अपने तमाम ज़राए से काम लेना ज़रूरी होता है। किशोरी की कहानी से अंदाज में मेरे इल्म में आई और ज़रा उसे सुनाने के लिए मैं थोड़ी सी अफसाना तराशी कर रहा हूँ। वो इसमें कोई बात अफसानवी हैसियत नहीं रखती और गलत नहीं है, लेकिन उसकी तरतीब मैंने की है। अब अगर इस तरतीब में तुम्हें कोई खामी नजर आए तो उसे दुरुस्त कर लेना, तुम्हारा काम है। हकीम साहब के इस इंकशाफ पर मैं हंस पड़ा और मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे तो यूं महसूस हो रहा है हकीम साहब जैसे मैं आपके सामने इस सिलसिले में भी तिफले मकतब हूं। किशोरी की कहानी आपने जिस अंदाज में बयान की है, मेरा ख्याल है इतने खूबसूरत अंदाज में मैं खुद भी उसे तहरीर ना कर पाता और कहानी की एक नई सिमत बन गई। अब उसे कौन से खाने में रखते हो ये तुम जानो और तुम्हारी लाइन के दूसरे अफराद। खैर छोड़ो, ये बातें तो दरमियान में निकल आई थी। मुझे यकीन है कि तुम इस कहानी में दिलचस्पी ले रहे होगे और इसे आगे सुनने के मुंतजिर होगे। यकीनन, मैंने जवाब दिया और हकीम साहब फिर किसी गहरी सोच में डूब गए। वैसे वाकई ये भी उनका कमाल फन था और मैं इसके बारे में जितनी गहराइयों में जाता डूबता ही चला जाता और अकल कोई सिरा तलाश करने में नाकाम रहती। हकीम साहब चंद साथ के बाद फिर बोले, सूरत हाल जूं की तूं गुजरती रही। रानी साहिबा ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया। किशोरी को चंद बड़ी बड़ी रकमें दी गईं जो उसने निहायत माजरत और शर्मिंदगी के साथ कबूल की, लेकिन इन रकमों ने भगवती प्रसाद जी को बहुत सहारा दिया और उनके मसाइल हल होते जा रहे थे। गो जो जमाना वो गुजार चुके थे उनमें ये रकमें कोई हैसियत नहीं रखती थीं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के लिए कौन कौन सी चीज़ कारगर रहती है ये वही जानता है जो उस बुरे वक्त का शिकार हो चुका हो। भगवती प्रसाद जी को किशोरी के खत भी मिलते रहते थे जिसमें उसने लिखा था कि उसकी मुलाजमत बहुत अच्छी जा रही है और वो बहुत जल्द तमाम मसाइल हल कर देगा। गर्ज ये सिलसिला इसी शक्ल में चलता रहा। किशोरी को यहाँ मुलाजिम हुए काफ़ी दिन गुजर चुके और फिर 15 या 20 दिन के बाद उसे किशन लाल जी के जरिए इतला मिली कि नोल शर्मा जी वापस आ गई हैं। राजा नोल शर्मा की आमद से हवेली में कोई खास एहतमाम नहीं पैदा हुआ था। अभी तक किशोरी राजा नोल शर्मा को नहीं देख सका था, लेकिन फिर एक सुबह जब वो एक बहुत ही खूबसूरत और वसीयरीज कमरे के सामने से गुजर रहा था तो उसे अंदर से आवाज़ आई, सुनो अंदर आओ। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। किशोरी ने अंदर नहीं झांका था, लेकिन जो कोई भी अंदर मौजूद था उसने किशोरी को वहां से गुजरते हुए देख लिया था। किशोरी दरवाजे पर ठिठका और फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर ही उसे एक भारी भरकम शख्सियत नजर आई थी जिसे देखकर किशोरी ने यह अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है ये राजा नोल शर्मा हो। वैसे भी उसने ये बात नहीं मालूम की थी कि राजा नोल शर्मा का कमरा कौन सा है। दिल ही दिल में उसने यही सोचा था कि जिस कमरे में रानी पार्वती जी रहती हैं राजा जी भी उसी कमरे में रहते होंगे, लेकिन इस कमरे में राजा नोल शर्मा तन्हा थे। तुम्हारा नाम किशोरी है? उन्होंने सवाल किया। जी महाराज। मुझे जानते हो मैं कौन हूं?
नहीं महाराज, मैं नोल शर्मा हूं। किशोरी ने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। फिर वो आहिस्ता से बोला, माफ कीजिएगा, आप तो हमारे मालिक हैं, मैंने पहले आपको नहीं देखा था। कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा अनोखा लफ्ज इस्तेमाल किया तुमने। पढ़े लिखे आदमी हो। क्या संसार में इंसान का मालिक हो सकता है? नहीं जनाब, लेकिन यही कहा जाता है। सुना है बड़ा सिक्का जमा लिया है तुमने इस घर पर। जी, मैं समझा नहीं। किशोरी ने नोल शर्मा को देखा तो उसे नोल शर्मा की आंखों में एक आग सी रोशन नजर आई। उसके खदोखाल भी कुछ अजीब से हो रहे थे। इतने नासमझ नहीं मालूम होते मिस्टर किशोरी। बाहर तौर ज़मीर एक चीज होती है और इंसान को हमेशा अपने ज़मीर से राब्ता रखना चाहिए। किशोरी की समझ में नहीं आ रहा था कि नोल शर्मा उससे क्या चाहता है। चंद लम्हात के बाद नोल शर्मा ने लहजा बदल लिया। हो सकता है तुम मेरी बातें ना समझ पा रहे हो। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? जी, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। ओहो, अच्छा। कुछ लोगों से मेरी भी वहां मुलाकात है। बिजनौर के कौन से खानदान से तुम्हारा ताल्लुक है? जी, बस यूं ही एक मामूली से खानदान का आदमी हूं। बिजनौर में एक बद्री प्रसाद जी रहा करते थे, बहुत पुरानी बात है। मेरे पिता की उनसे दोस्ती थी। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया और उनके बेटे भगवती प्रसाद वहां कारोबार करने लगे। मेरा तो खैर उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन पिताजी के हवाले से मैं उस खानदान को जानता हूं। किशोरी बुरी तरह चौंक पड़ा, लेकिन उसने इस बात का इजहार करना मुनासिब नहीं समझा कि वह भगवती प्रसाद का बेटा है। नोल शर्मा जी ने कहा, जानते हो उस खानदान को? जी महाराज। खैर, कहने का मकसद सिर्फ यह था किशोरी कि अभी वो इतना ही कह पाए थे कि दरवाजे पर एक साया सा नजर आया और उनकी निगाहें उसकी जानिब उठ गईं। उनका अंदाज फौरन ही बदल गया। आने वाली रानी पार्वती के अलावा और कोई नहीं थी। रानी पार्वती ने उन दोनों को मशकूक से निगाहों से देखा और फिर आहिस्ता से बोली, किशोरी, तुम यहां क्या कर रहे हो? जी, वो रानी जी इधर से गुजर रहा था कि राजा साहब ने आवाज दे ली। बात हो चुकी तुम लोगों की? हाँ, भाई पूछ रहा था तुम्हारे नए हाउस सेक्रेटरी से कि कैसी गुजर रही है यहाँ उसकी। तुम्हें घर की कभी फिक्र रही है जो इन बातों में दखल दो? मारे फिरते रहते हो और उसके बाद जब घर आते हो तो ऐसी बातें करते हो कि गुस्सा आता है। जाओ किशोरी, तुम जाओ, अपने काम से काम रखो। फजूल बातों में दखल देने की जरूरत नहीं। अरे भाई किशोरी, तुम्हारी रानी जी तो हमेशा हमारे साथ यही सलूक करती हैं। जाओ भाई, तुमसे 2 मिनट बातें भी ना करने दी इन्होंने। अभी तो दाखिल हुआ था किशोरी अंदर। मैं इससे पूछ रहा था कि कहाँ का रहने वाला है। पूछ लिया, रानी ने कहा। हाँ भाई, पूछ लिया। जाओ भाई किशोरी, तुमसे मुलाकात हमारी तकदीर में नहीं है, राजा साहब ने कहा और किशोरी बाहर निकल आया। अंदर रानी पार्वती और राजा नोल शर्मा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, इस बारे में किशोरी को कुछ नहीं मालूम हुआ, लेकिन उसने इतना अंदाजा जरूर लगा लिया कि रानी पार्वती राजा नोल शर्मा पर हावी और उन पर कड़ी निगाह रखती है। बाहर तौर ये मामलात उसके समझने के लिए नहीं थे। जहां जैसी जिंदगी गुजर रही थी वो इंतहाई बेहतरीन थी और उसे अपना मुस्तकबिल महफूज रखना था। चुनाचे वो खामोशी से अपने कामों में मसरूफ हो गया। अलबत्ता उसी रात रूपा फिर इठलाती उसके कमरे में आ गई। अब रूपा किशोरी को इतनी बुरी नहीं लगती थी क्योंकि वो उसकी फितरत को समझ चुका था और उसके बारे में बुरे ख्यालात नहीं रखता था। आओ रूपा, क्या खाक आए, तुम्हारे पास आकर मिलता क्या है हमें? रूपा ने बेतकल्लुफी से कहा। क्या हासिल करना चाहती हो? हाय राम, जो कुछ मन में है वो तो कह भी नहीं सकते। कहने से फायदा भी क्या? पत्थर के सामने गिड़गिड़ाने से भला क्या मिलता है? पत्थर तो भगवान भी होता है रूपा। हाँ, मगर हम उस पत्थर की बात कर रहे हैं जो ना पत्थर है ना भगवान। यानी किशोरी महाराज आप। भाई, तुमने मुझसे मांगा ही कहाँ है कभी? डरते हैं ठुकरा दिए गए तो क्या होगा? अब ये शरारत की बातें ही करती रहोगी या कोई काम की बात करोगी? काम की बातें ही तो हैं सारी। ये दूसरी बात है कि उन्हें काम की ना माना जाए। तुम तो मुझे परेशान करके रख देती हो रूपा। हाँ, बाज लोगों की तकदीर ऐसी ही होती है कि दूसरे उन्हें सिर्फ परेशानी समझते हैं। हाँ, मुझे मालूम है। एक बात समझ में नहीं आई रूपा। क्या? राजा साहिब और रानी साहिबा के दरमियान कैसे ताल्लुकात हैं? किशोरी के सवाल पर रूपा एकदम संजीदा हो गई। उसने अनजान बनते हुए कहा, मैं समझी नहीं, ताल्लुकात से तुम्हारी क्या मुराद है? जैसे ताल्लुकात पति और पत्नी के दरमियान होते हैं। क्या रानी जी राजा साहब से नाराज हैं कुछ? भाई, ये बातें ना हमारे समझने की और ना हमने कभी इन पर गौर किया। तुम भी गौर ना करो इन पर, रूपा ने कहा। ताहम तुम कोई खास बात जरूर जानती हो रूपा। देखो किशोरी, अगर घरों की कोई खास बात कानों तक पहुंच भी जाती है तो उसे जुबान पर आने से रोकना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। मेरी इस बात का खास तौर से ख्याल रखना। बहुत ज्यादा समझदार बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने तो ऐसे ही सवाल कर लिया था। इसके अलावा कोई भी सवाल तुम करोगे मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगी, मगर यह सवाल मुझसे इसके बाद न करना, रूपा ने कहा और फिर जल्दी से बोली, अच्छा चलती हूं। इसके साथ ही वह झबाक से कमरे से बाहर निकल गई। किशोरी परेशान निगाहों से दरवाजे को देखता रहा। वैसे उसके जहन में यह ख्याल कुलबुला रहा था कि कोई ऐसी बात जरूर है जो कुछ लोगों को मालूम भी है, लेकिन सबके सब उसे छुपाते हैं। ताहम उसने रूपा की बात को खुद भी जहन में दुरुस्त महसूस किया कि घरेलू बातों से लाइलम रहना ही बेहतर होता है।
अगर इल्म हो भी जाए तो उनके लिए जुबान बंद करना मुनासिब बात है। बहुत देर तक वह मुख्तलिफ बातें सोचता रहा और फिर उसने अपने जहन से इन ख्यालात को झटक दिया। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। किशोरी के सुपुर्द जो जिम्मेदारियां की गई थीं उसने अब उन्हें बखूबी समझ लिया था और अब वो इस हवेली के मकीनों का मजाजदां होता जा रहा था। वो जान गया था कि ये घर रानी पार्वती के इशारों पर चलता है। यहाँ हर वो शय जरूरी है जो रानी साहिबा की पसंद हो। वो टहलता हुआ किशन लाल जी के पास पहुंच गया, जो बेचारे 2 और 2 4 के चक्कर में पड़े हुए थे। किशोरी को देखकर वो मुस्कुराए और उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ कलम रख दिया। आओ किशोरी, कैसी गुजर रही है? बिल्कुल ठीक हूं किशन लाल जी, आपकी मेहरबानियों से मुझे बस जिंदगी गुजारने का बेहतर मौका मिल गया है और इसके लिए मैं समझता हूं कि सिर्फ आपका शुक्रिया अदा कर देना काफ़ी नहीं। अरे भाई, इंसान का काम इंसान ही से पड़ता है। मुझे खुशी है कि तुम्हारे मुस्तकबिल की तामीर में मेरी थोड़ी सी काविश काम आ गई। मैं यहाँ की सूरत हाल समझ चुका हूँ और मेरा ख्याल है कि मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। किशन लाल जी के होंठों पर एक मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, जितनी सूरत हाल समझने की ज़रूरत हो उससे ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना। ये एक तजुर्बेकार आदमी का मशवरा है तुम्हारे लिए। किशोरी प्रसाद ने मायने खेज निगाहों से किशन लाल को देखा और फिर आहिस्ता से बोला, कुछ और वजाहत करेंगे किशन लाल जी? मेरे जुमलों में वजाहत तलब कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम एक वफादार आदमी हो और अपनी जिम्मेदारियों से खुश असलूबी के साथ निमटना चाहते हो, लेकिन बस ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लेना कि तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हें कहां से कहां तक सौंपी गई हैं। उनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। बहुत बड़े लोगों के बहुत बड़े मामलात होते हैं और उन मामलात में मुदाखलत छोटे लोगों के लिए मुनासिब नहीं होती। मुझे मुआफ़ करना, रमा गलती से तुम्हारे बारे में कुछ बता चुकी है मुझे, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं उसे हमेशा राज रखूंगा। मैं जानता हूं कि तुम भी अच्छे खानदान के चश्मो चराग हो। बाहर तौर इस मामले में तुम्हारी कार्रवाइयों का मैं कोई नोटिस नहीं लेता। हर इंसान अपने हालात के तौर पर करता है। हो सकता है कि तुम्हारे लिए इन हालात में यही सब कुछ ज़रूरी हो। मैं चाहता हूं कि तुम महफूज रहो। आपकी बातें बड़ी सनसनीखेज हैं किशन लाल जी। खैर, आप इत्मीनान रखें, मुझे भी इतनी फुर्सत कहाँ कि मैं किसी के घरेलू मामलात में कोई दिलचस्पी लूँ। ताहम अगर कोई ऐसी बात हो जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो तो उससे मुझे ज़रूर आगाह कर दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे किसी वक्त जाकर रमा से मिल लो, बहुत याद करती है तुम्हें और कह रही थी कि कहाँ उलझनों में फंसा दिया तुम्हें। एक बार भी किशोरी को ज़रूरत नहीं मिली कि मुझसे आकर मिले। किशोरी लाल खामोशी से किशन लाल की सूरत देखता रहा। वो किसी गहरी सोच में डूब गया था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, दिल की कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे किशन लाल जी। आप मेरे बुजुर्ग हैं और आपका मोहब्बत आमेज़ रवैया हमेशा मुझे एहसास दिलाता रहे कि आप साहिबे दिल हैं और किसी के दुख में शरीक होना जानते हैं। किशन लाल जी खामोश हो गए। वो शायद किशोरी के आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। तब किशोरी ने कहा, बात दरअसल यह है किशन लाल जी कि रमा मेरे सिलसिले में कुछ दिल में रखती है। वो बहुत अच्छी लड़की है और कोई भी उसका जीवन साथी बनकर अपनी खुशबख्ती पर नाज कर सकता है। जैसा कि उसने आपको मेरे बारे में बताया, मेरा घराना भी एक अच्छा घराना था, लेकिन किशन लाल जी अब वो घराना अच्छा घराना नहीं रहा। हम बुरी तरह माली बहरान का शिकार हो गए हैं और हमारे वसाइल अब हमें इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम अपने तौर पर कोई बड़ा काम कर सकें। किशोरी लाल का लहजा भर्रा गया। फिर उसने कहा, चुनाचे किशन लाल जी, मैं अपनी यह हैसियत किसी को बता नहीं सकता, लेकिन यूं समझ लीजिए आप कि अब ऐसा कोई जरिया नहीं मिल रहा है कि हम अपनी खोई साख बहाल कर सकें। रमा बहुत अच्छे माहौल में परवान चढ़ी है और उसकी ज़िंदगी के लिए उसके म्यार के मुताबिक ही किसी जीवन साथी की ज़रूरत होगी। अगर रमा के दिल में मेरे लिए कोई ऐसी बात है तो किशन लाल जी, उसे अपने दिल से यह तसव्वुर निकालना होगा। मैं किसी भी तौर उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। यही वजह है कि मैंने रमा से दोबारा मिलने से परहेज़ किया है। किशन लाल जी मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देखने लगे। फिर उन्होंने गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम्हारा कहना बिल्कुल दुरुस्त है बेटा, और यह भी तुम्हारी नेक नफ्सी है कि तुम इस अंदाज में सोचते हो, वरना इस दौर के नौजवान तो इस बात के ख्वाहिशमंद रहते हैं कि उनका ताल्लुक किसी ऐसी लड़की से हो जाए जो उनका मुस्तकबिल संवार सके। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। बेशक ये बात मैं मानता हूं कि रमा तुम्हारे मसले में धोखा खाएगी। वो जिस मजाज की लड़की है मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूं। किशोरी लाल गर्दन झुकाए बैठा रहा था। किशन लाल ने कहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो, रमा को मैं समझाता रहूंगा और तुम्हें ये उलझन पेश नहीं आएगी। वैसे यहाँ के मामलात के बारे में तुम्हें कोई और परेशानी तो नहीं? नहीं किशन लाल जी, रानी पार्वती ने जो कुछ मुझे समझाया है उसी के मुताबिक अमल कर रहा हूँ। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो सचमुच ऐसी नहीं है कि मुझे उनके सिलसिले में कोई परेशानी हो। बस छोटे छोटे मामलात हैं जिनकी देखभाल करना होती है। रानी जी की मर्जी के मुताबिक अमल करना होता है। अभी तक उन्हें मुझसे कोई शिकायत पैदा नहीं हुई। ये इस मसले का सबसे अहम नुक्ता है किशोरी, उन्हें तुमसे शिकायत नहीं होना चाहिए। जहां तक राजा नोल शर्मा का ताल्लुक है तो वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं, कभी किसी मामले में मुदाखलत नहीं करते।
लेकिन जहां तक इन दोनों पति पत्नी का ताल्लुक है तो ये समझ लो कि बाज़ जगह तुम्हें दोनों के सिलसिले में उलझनों का शिकार होना पड़ेगा। इन उलझनों को खुश असलूबी से निभा जाओ तो बस यूं समझ लो कि बाकी कोई परेशानी नहीं रहेगी तुम्हें। किशोरी उलझी हुई निगाहों से किशनलाल को देखता रहा। किशनलाल जी क्या कहना चाह रहे हैं उसकी समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, राजा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने मुझसे अजीब सी बातें की हैं। मसलन? किशनलाल जी ने दिलचस्पी से पूछा और किशोरी ने वो अल्फाज दोहरा दिए जो राजा साहब ने कहे थे। किशनलाल एक गहरी सांस लेकर रह गए थे। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, तुम खुद भी समझदार हो किशोरी, मामलात को सही तौर पर हैंडल करना। मैं इस सिलसिले में तुम्हें क्या बता सकता हूँ। वैसे राजा साहब वापस चले गए हैं, तुम्हारी दूसरी मुलाकात उनसे ना जाने कब हो। वापस चले गए हैं? हाँ, बस वो कुछ मसरूफ रहते हैं, कभी कभी महीनों के लिए आ जाते हैं, कभी हफ्तों के लिए और कभी दिनों के लिए, और बाज़-औक़ात चंद घंटों में वापस चले जाते हैं। वो कहाँ जाते हैं भगवान जाने, अब ये उनके मामलात हैं। किशोरी थोड़ी देर तक किशनलाल जी से बातें करता रहा। वैसे ये अंदाज़ा उसने बखूबी लगा लिया था कि इस हवेली के कुछ मामलात बेहद पुरस्रार हैं। दूसरे दिन रानी पार्वती जी से मुलाकात हुई तो वो बहुत शगुफ्ता नजर आ रही थी। उसने हल्के कासनी रंग का हसीन लिबास पहना हुआ था, बालों को भी खास अंदाज में बांधा गया था। किशोरी पर नजर पड़ी तो मुस्कुराकर उसे करीब बुला लिया। किशोरी बादब उनके सामने पहुंच गया। किशोरी, मैं कैसी लग रही हूं? रानी साहिबा ने मुस्कुराते हुए उससे सवाल किया। रानी जी, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि निगाह भरकर आपको देखूं। देखो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत देती हूं। रानी साहिबा का लहजा अजीब सा था। किशोरी ने झिझकती हुई निगाह उनके सरापा पर डाली और उसका दिल अंदर से कुछ अजीब कैफियत का शिकार हो गया। रानी साहिबा इतनी पुरकशिश नजर आ रही थी कि उसके दिल की धड़कनों में इजाफा हो गया। रानी का कहका बुलंद हो गया। उन्होंने कहा, किसी की पजीराई का इससे अच्छा तरीक़ाकार और कोई नहीं हो सकता। किशोरी, जिसका इजहार तुमने किया है, तुम बहुत आर्टिस्टिक नौजवान हो। किशोरी के मुंह से कोई आवाज ना निकल सकी। रानी साहिबा ने कहा, बस कुछ एहतराम, कुछ अदब पास रहना चाहिए। लेकिन दिल बादलों भरी सुबह को देखकर बहुत से धागे तोड़ देना चाहता है, और मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम इस घर के एक जिम्मेदार इंसान हो, लेकिन मैंने तुम्हें दोस्तों में जगह दी है। मैं इसके लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं पाता रानी साहिबा। बिलाशुबा मैंने हमेशा यही महसूस किया कि आपने मुझे कभी मुलाजिम नहीं समझा और मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। भाई, हमारे इस बाग में हर किस्म के फूल और दरख्त हैं, लेकिन जूही के फूलों की काफ़ी कमी महसूस करती हूँ मैं। मेरा ख्याल है एक जगह मुंतखब करके तुम जूही के पौधे लगवाओ। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और एक ऐसी तरतीब से लगें वो कि इस हिस्से पर निगाह पड़े तो बस जूही नजर आए। मैं फ़ौरन इस काम का आगाज़ किए देता हूँ। माली से मुलाकात करके फौरी तौर पर ही इसका बंदोबस्त कर लिया जाएगा। वैसे रानी साहिबा, हवेली का वो जनूबी हिस्सा बारहा मेरी निगाहों में खटकता रहा है, जो इस हवेली की शान को बदनुमा करता है। वहाँ शायद कुछ होता भी नहीं है। दो सूरतें हैं, या तो हम उस हिस्से को मुनहदिम करा दें और वहाँ जूही का बाग लगा दें, या फिर उसकी बैरूनी आराइश दुरुस्त कर ली जाए और उसे खूबसूरत बना दिया जाए। किशोरी ने कहा। रानी साहिबा का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम सुत गया। वो चंद लम्हात के लिए अजीब सी कैफियत का शिकार हो गई और किशोरी ने इस बात को महसूस किया। वो कुछ परेशान सा हो गया था। रानी चंद लम्हात खामोश रही, फिर उसने आहिस्ता से कहा, किशोरी, उस हिस्से से मेरी कुछ तल्ख यादें वाबस्ता हैं और यूं समझ लो कि मुझे उससे नफरत है। उसकी ये बदनुमाई मेरी नफरत का इजहार करती है। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि इस हिस्से को कभी आबाद ना होने दूंगी। किशोरी हैरान रह गया, लेकिन यह जुर्रत उसने नहीं की थी कि वो रानी साहिबा से इसके बारे में मजीद तफसीलात पूछता। रानी ने खुद ही चंद लम्हात खामोश रहने के बाद कहा, तुमने पूछा नहीं मुझसे किशोरी कि मुझे हवेली के उस हिस्से से नफरत क्यों है। मैं अपने अंदर इसकी जुर्रत नहीं पाता रानी साहिबा। बेशक मेरा शुमार आपके उन चहेतों में होता है जिन पर आपने अनायत की बारिश कर रखी है, लेकिन आपका एहतराम, आपकी शख्सियत और अपनी हैसियत को याद रखना भी मेरी उन जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है। चुनाचे मैं ये जुर्रत कैसे कर सकता हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो किशोरी, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो तजस्सुस में नहीं रहते बल्कि अपने काम से दिलचस्पी रखते हैं, और तुमने यही साबित किया है हमेशा। लेकिन बाज़ औक़ात किसी को सब कुछ बता देने को जी चाहता है। बादलों भरी सुबह, दोपहर और शाम में मेरे अंदर कुछ अजीब सी कैफियत पैदा कर देती हैं, और उस वक्त मेरा जी चाहता है कि मुझ पर कोई बंधन ना हो, मेरी कोई हैसियत ना हो, मेरी कोई शख्सियत ना हो। मैं दोस्तों के दरमियान रहूं, ऐसे दोस्तों के दरमियान जो दिल की गहराइयों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो हिस्सा मेरे लिए इंतहाई काबिल नफ़रत है, क्योंकि मेरी ज़ात की नफ़ी वहाँ की जाती रही है, मेरी शख्सियत कुचली जाती रही है। मैं जो कुछ तुमसे कह रही हूँ वो तुम्हारे दिल की गहराइयों में दफन हो जाना चाहिए किशोरी। ये इसलिए नहीं बता रही मैं तुम्हें कि तुम किसी और से इसका तज़किरा करो। राजा नोल शर्मा रवायती राजा हैं, वो किसी एक औरत पर कनायत नहीं कर सकते, और हवेली का वो हिस्सा उनकी रंग रलियों का राजदार था, और हवेली के उस हिस्से में यकबी रास्ते भी थे जो अब मैंने बंद करा दिए हैं, और यकबी रास्ते राजा नोल शर्मा की रंग रलियों के लिए इस्तेमाल होते थे। मैंने 7 ऐसे आदमियों को जिंदा जमीन में दफन करा दिया है जो राजा नोल शर्मा के मुआविन थे।
और उनकी हर गंदगी अपने ऊपर लाद लेते थे। राजा साहब को तो खैर मैंने कुछ ना कहा, लेकिन हवेली के उस हिस्से को तबाह बर्बाद कर दिया और राजा साहब को यहाँ से भागते ही बन पड़ी। तुम क्या समझते हो कि राजा साहब मुस्तकिल इंतजामात में मसरूफ रहते हैं? हरगिज नहीं। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कब और कहाँ होते हैं, समझे किशोरी? ये राजाओं की बातें हैं, क्या बताऊं मैं तुम्हें। छोड़ो इसका तस्करा, बेमकसद है। इस हिस्से की तरफ कभी मोहब्बत भरी निगाहों से ना देखना, इसे तुम हवेली से अलग तस्वुर कर सकते हो। जी बेहतर, मैं ख्याल रखूंगा, किशोरी ने कहा। रानी साहिबा का खुशगवार मूड एकदम सर्द सा हो गया था। थोड़ी देर तक वह बेदिली से किशोरी से बातें करती रही और इसके बाद उन्होंने किशोरी को जाने की इजाजत दे दी। किशोरी के लिए यह हवेली बड़ी पुरस्कार नौयत की हामिल बन चुकी थी। यहाँ की हर कहानी अजीब सी थी। बाहर तौर उसे अपनी जिम्मेदारियों से गर्ज थी,